नमस्ते, हिंदी अभ्यास प्रश्न में आपका स्वागत है। आज के जो प्रश्न है वो उनकी संख्या 100 है। इस प्रश्न में जो है करंट अफेयर को भी यानी कि हिंदी करंट अफेयर को समाहित करने की कोशिश किया है। 100 प्रश्न में उसकी जो है दायरा सीमित है, उसकी अपनी संभावनाएं और उसके अपने सीमाएं हैं। तो उन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मैं उसे करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया है इसमें। 2020 और 2021 में जो भी हिंदी से संबंधित हो सकता है उसको मेंशन किया है। दूसरी बात ये कि जो प्रश्न है वो विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं के पैटर्न पर ये हमारा 100 प्रश्न होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इन 100 प्रश्न को देखते हैं कि इसमें कौन क्या है और आप लोग कितना इसे अटेंड कर पाते हैं, और वो भी अपने को आंकिएगा। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि मानसी किस प्रकार का निबंध संग्रह, मानसी किसका निबंध संग्रह है? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, मोहन राकेश, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही विकल्प है शिव प्रसाद सिंह का ये निबंध है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चांद को एक सम्मान प्राप्त नहीं है। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चांद को एक सम्मान प्राप्त नहीं है, वो कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं है? साहित्य अकादमी, व्यास, सरस्वती, शारदा। तो इनको सरस्वती सम्मान प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अंधकूप, एक यात्रा, सतह के नीचे, अमृता निम्न में से किस कहानीकार का कहानी है? विकल्प में है मार्कंडेय, भीष्म साहनी, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद। तो इसका भी विकल्प है, सही जो उत्तर है वो शिव प्रसाद की कहानी है, अंधकूप, एक यात्रा, सतह के नीचे, अमृता। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है कि वो ग्राम का जो समय काल है वो क्या है? 1911, 1912, 1913, 1914। तो इसका सही विकल्प है 1911। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास टेराकोटा का कथानक है जीवन की, विकल्प 1 है जीवन की अस्वीकृतियों पर, स्त्री पुरुष जीवन के यौन संबंधों पर, सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता पर, महाभारत के आधार पर नगरीय जीवन की यंत्रणा पर। तो इसका विकल्प जो सही है टेराकोटा का कथानक है महाभारत के आधार पर नगरीय जीवन की यंत्रणा पर। ठीक। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक नौकर की डायरी कृष्ण बलदेव वैद्य का किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कविता, उपन्यास, डायरी, कहानी। यानी कविता, कहानी, उपन्यास, डायरी, इन चारों में से एक नौकर की डायरी की विधा है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है उपन्यास। इसी तरह एक जो है और डायरी है, उसके लेखक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक नौकर की डायरी, कृष्ण बलदेव वैद्य। तो नौकर की कमीज किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नौ भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास, रहीमदास, कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी। यह आधुनिक काल की रचना है, इसलिए यह जो है राधाचरण गोस्वामी की रचना है। बाकी 3 लोग जो है भक्ति काल के रचनाकार हैं, जबकि रचना किस समय की है? आधुनिक काल की। तो राधाचरण गोस्वामी नौ भक्तमाल के लेखक हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु की, जगमोहन सिंह की, बद्री नारायण प्रेमगन की। इसका सही उत्तर है बद्री नारायण प्रेमगन। झूलत नगर नागरी लाल, मंद मंद सब सखी झुलावत, गावत गीत रसाल। पंक्ति किस कवि का है? कृष्णदास की, अग्रदास का, मीराबाई का, गदाधर भट्ट का। तो इसका सही विकल्प डी है, गदाधर भट्ट का। प्रश्न नंबर 10 है। मेरे नयन बिरह की बेल भई, सिंचित नयन नीर की सजनी, मूल पतार गई। तो यह जो है कवितांश जो है वो किसका है? विकल्प आपके सामने। विकल्प में है विद्यापति, कृष्णदास, अग्रदास, सूरदास। तो इसका सही उत्तर है डी, सूरदास। प्रश्न नंबर 11 है कि पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के जीव को माना गया है, निम्न में से एक सही है। विकल्प है सिद्ध जीव, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। तो जो विकल्प 1 है वो सही है इसका, यानी कि
सिद्ध जीव नाम का कोई संकल्पना जो है वहां पे नहीं था। बाकी जो है पुष्ट मार्ग में इन तीनों जीवों का जो है वर्णन है, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने हिंदी में एक शब्द है निम्बार्क, जिसका सही अर्थ क्या है? नीम का पेड़, नीम की डाल, सूर्य की किरणें, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क उसको कहते हैं जो नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला हो। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13 है, सुदामा चरित किसका काव्य है? विकल्प में घनानंद, पजनेश, कुलपति मिश्र, आलम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी आलम। सुदामा चरित के रचनाकार हैं आलम। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? 48, 49, 50, 51। यानी जो सही विकल्प है वो है बी। भरत मुनि ने भावों की संख्या जो है 49 मानी है। हम बढ़ते हैं आगे 15 की तरफ। प्रश्न 15 कह रहा है कि स्वर भंग है विभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, सात्विक भाव। उत्तर जो है इसका डी है, यानी कि वो स्वर भंग जो है वो सात्विक भाव है, बाकी से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किस आचार्य को शांत रस का प्रवर्तक माना गया है? विकल्प में भरत मुनि, विश्वनाथ, रूप गोस्वामी, उद्भट। तो इसका सही विकल्प है उद्भट। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भट्ट लोल्लट का सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है, इस दार्शनिक मत के प्रवर्तक हैं। यानी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? क्योंकि मीमांसा दर्शन पर ही भट्ट लोल्लट का सिद्धांत आधारित है। तो विकल्प है आपके सामने जैमिनी, गौतम, कपिल मुनि, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो है विकल्प सही है ए, यानी कि जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं, यानी भट्ट लोल्लट का जो है मीमांसा दर्शन पर आधारित सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से किन आलोचकों द्वारा उत्तम कोटि की हंसी मानी गई है? मतलब उत्तम कोटि की हंसी किसको कहा गया है? विकल्प में है विहसित, अपहसित, स्मित और अवहसित। इसका सही विकल्प स्मित को कहा जाता है कि ये जो है उत्तम कोटि का हंसना होता है। बाकी जो विहसित, अपहसित और अवहसित यह निकृष्ट और मध्यम कोटि की हंसी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। 19 कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होय में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, यमक। इसका जो सही विकल्प है मेरी भव बाधा हरो नादा राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होय में श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। झोपड़ी से भवन तक के लेखक हैं नैमिषारण्य, गलत हो गया, यहाँ पे स होना चाहिए, कमल भारती, माता प्रसाद गुप्त और सूरज पाल सिंह चौहान। तो इसके जो सही लेखक हैं वो है माता प्रसाद गुप्त की ये रचना है, उनकी आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है और कि ये प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य कहा है? ठीक, विकल्प है भ्रमर गीत, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तो इसका सही उत्तर है भ्रमर गीत। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से खस उपभाषा की एक बोली है। 22 की जो है कह रहा है कि खस जो है उसकी उपभाषा क्या है? मारवाड़ी, मगही, बांगरू, गढ़वाली। गढ़वाली जो है एक खस भाषा की एक बोली है। निम्न में से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं और विकल्प आपके सामने है। 23 कह रहा है कि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। तो सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास। 4 विकल्प है, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और चतुर्भुज दास। तो इसका जो 23 का विकल्प जो है डी है, यानी चतुर्भुज दास। ये विठल दास के शिष्य रहे हैं। बाकी सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। आरोही क्रम में लिखिए, यानी एक रचना है कृष्णा सोबती का, और कृष्णा सोबती और भी जो महिला लेखिका आए हैं उनका उपन्यास है, और उपन्यास का कालक्रम आरोही क्रम में लिखना, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो
यहाँ पे होना चाहिए आरोही की जगह अवरोही, ठीक है। तो इसका जो मित्रो मरजानी, कटगुलाब, आवा, चाक। विकल्प बी है मित्रो मरजानी, कटगुलाब, चाक, आवा। आवा, चाक, कटगुलाब, मित्रो मरजानी, कटगुलाब, चाक, आवा, मित्रो मरजानी। तो इसका जो सही विकल्प है, पहले आएगा मित्रो मरजानी, सबसे पुरानी रचना है, फिर कटगुलाब, फिर चाक, फिर आवा, ठीक। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि ये आपके सामने है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि खुजराहो का शिल्पी किसका नाटक है? मोहन राकेश का, मणि मधुकर का, शंकर शेष का, मीराकांत का। प्रश्न नंबर 25 एक बार फिर कि खुजराहो का शिल्पी किसका नाटक है? तो इसका जो सही विकल्प है शंकर शेष का नाटक है खुजराहो का शिल्पी। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है रसप्रिया, ठेस, ठुमरी, अग्निखोर किस कहानीकार की कहानी है? विकल्प में है रेणु, शिव प्रसाद, शेखर जोशी, शरद जोशी। तो इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु की ये महत्वपूर्ण कहानी है रसप्रिया, ठेस, ठुमरी, अग्निखोर। प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि ये है आपके सामने 27। जो कहानी जो है उसके एकांकी के लेखक कौन है? सेठ गोविंद दास, भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। यानी इसका जो सही विकल्प है उपेंद्र नाथ अश्क। 27 के जो सही विकल्प है जो उपेंद्र नाथ अश्क की ये रचना है। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। हेरूप किस नाटक की पात्र है? विकल्प है सूर्य की अंतिम किरण से लेकर के सूर्य की पहली किरण तक, कलंकी, माधवी, रेशमी टाई। तो 28 का जो विकल्प सही है कलंकी। कलंकी की जो है कलंकी नाटक का ये पात्र है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि अछूत किस आत्मकथा का अनुदित रूप है? एक बार फिर अछूत जो कि दया पवार की रचना है ये किस आत्मकथा का अनुदित रूप है? विकल्प है उतच्चा, बलूत, उपरा, अक्करमासी। तो इसका सही विकल्प है 29 का बी, यानी बलूत का ये अनुवाद है। बलूत जो है मराठी में लिखा गया था, उसी का जो रूपांतरण किया गया वो हिंदी में हुआ अछूत। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है लीची किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, जापानी। तो इसका जो सही विकल्प है कि लीची जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। 31 हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद हैं? एक बार फिर हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद हैं? विकल्प है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है बी। हिंदी में जो प्रत्यय हैं वो दो हैं, कृदंत और तद्धित। प्रश्न नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने। 32 कह रहा है कौन सा प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है? एक बार फिर कौन सा प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है? विकल्प है तद्धित, कृत, दोनों, दोनों नहीं। तो इसका सही उत्तर है तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है। प्रत्यय जो है हमेशा पीछे लगते हैं किसी शब्द के। प्रश्न नंबर 33 अर्थ के आधार पर हिंदी में वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? विकल्प है 6, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी अर्थ के आधार पर हिंदी के कुल 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि राम रावण को भूल चुके होंगे। एक बार फिर राम रावण को भूल चुके होंगे, कौन सा वाक्य है? विकल्प है इच्छार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, विधानार्थक। तो राम रावण को भूल चुके होंगे यानी कि संदेह है, हो सकता है याद भी हो सकता है न भी याद हो, यानी संदेहार्थक वाक्य है। प्रश्न नंबर 35 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि बच्चन सिंह के अनुसार प्रसाद के नाटकों के गीत को कितने भागों में बांटा जा सकता है ना? तो 1, 2, 3, 4। विकल्प है एक बार फिर बच्चन सिंह के अनुसार प्रसाद के नाटकों के गीत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 35 का जो सही विकल्प है वो है 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है, ठीक।
प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि यदि अंतर्द्वंद तनाव या संघर्ष नाटक का प्राण है तो स्कंदगुप्त की प्राणवत्ता सर्वोपरि है। यह वक्तव्य किस आलोचक का? एक बार फिर प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि यदि अंतर्द्वंद तनाव या संघर्ष नाटक का प्राण है तो स्कंदगुप्त की प्राणवत्ता सर्वोपरि है। यह स्टेटमेंट किसका है? विकल्प है नामवर सिंह का, क्रिस रस्तोगी का, बच्चन सिंह का और रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इसका जो सही विकल्प है वो बच्चन सिंह कहते हैं कि उसको सर्वोपरि घोषित करते हैं तनाव फ्रिक्शन के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, शिव साधना की विधा क्या है? शिव साधना की विधा क्या है? तो 37 का जो विकल्प है उन विकल्पों को देखते हैं। क्या उपन्यास है, क्या ये कहानी है, क्या ये नाटक है, क्या ये कविता है? तो इसका सही विकल्प है शिव साधना नाटक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। 38 कह रहा है कि आइसबर्ग कहानी किस लेखक की है? विकल्प में है दूधनाथ सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश। तो इसका सही विकल्प है दूधनाथ सिंह आइसबर्ग कहानी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि आयोगवाह किसे कहते हैं? अ और अंग को। विकल्प बी कह रहा अंग और अ को, ड और ढ को, कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है अंग और अ को क्या कहते हैं? आयोगवाह। और ड ढ को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन ध्वनि। ठीक। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? एक बार फिर, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है 1, विकल्प बी कह रहा है 2, विकल्प सी कह रहा है 3, विकल्प डी कह रहा है 4। तो इसका सही उत्तर है हिंदी में मूल स्वर जो है 4 हैं, अ, इ, उ और रे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? विकल्प है 1, 2, 3, 4। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो इस 41 नंबर का जो उत्तर सही है वो है कि 3। ठीक। प्रश्न नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में किस कारक के साथ परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में किस कारक के साथ परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अब विकल्प में है कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबंध। प्रश्न एक बार फिर से, हिंदी में किस कारक के साथ का परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो का परसर्ग का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? कर्ता के साथ, कर्म के साथ, संप्रदान के साथ, संबंध के साथ। तो इसका सही उत्तर है 42 का डी। संबंध के साथ जो है हमेशा का प्रयोग होता है। यह राम की पुस्तक है या का के की रारेरी, क्योंकि जो भी परसर्ग ये हैं ये संबंध कारक संबंध के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है। 43 कह रहा है कि रचना के दृष्टिकोण से या दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो इसके 2 हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। ठीक है। तो इसका विकल्प जो है सही है 2। शब्द चिड़ी मार में कौन सा समास है? शब्द चिड़ी मार में कौन सा समास है? विकल्प है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसमें जो है सब सही उत्तर इसका है तत्पुरुष। चिड़ी मार में तत्पुरुष समास प्रयुक्त है। चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। तो तत्पुरुष वहां पे होता है जहां पे कारक का प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष चिड़िया को, तो यहाँ पे को आ गया। को एक तरह से कारक है, विभक्ति है ना। मूल रूप से हिंदी में से कारक कहते हैं, बाकी संस्कृत में होता तो विभक्ति होता। तो यहाँ पर क्या हो गया? तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 45 में की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग का शीर्षक राजभाषा है? प्रश्न नंबर 45 एक बार फिर पढ़िए कि भारतीय संविधान के किस भाग का शीर्षक राजभाषा है? विकल्प है भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 17। तो 45 का जो सही विकल्प है राजभाषा शीर्षक जो हमको मिलता है ये भाग 17 मिलता है संविधान के। प्रश्न नंबर 46, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? विकल्प में है 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 नवंबर 1950 और 14 सितंबर 1948। तो इसका जो सही विकल्प है 46 का
वो है बी, यानी कि राजभाषा का जो हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा मिला संविधान में 14 सितंबर 1949 को। चल हम बढ़ते हैं आगे 50वें प्रश्न की तरफ, सॉरी मतलब 47वें प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद के तहत इसे वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत, अनुच्छेद 120 के तहत, अनुच्छेद 120(2) के तहत, अनुच्छेद 345 के तहत। तो इसका जो सही विकल्प है अनुच्छेद 120(1) के तहत कहा गया है कि संसद में जो भी कार्यवाही होगी वो हिंदी में या तो अंग्रेजी में होगी। प्रश्न नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका विकल्प आपके सामने है, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि हिंदी जो है संघ की भाषा होगी और उसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। तो इसका सही विकल्प है 48 का ए, यानी 343 के अनुसार के अंतर्गत कहा गया है यह बात। प्रश्न नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसने कहा है? विकल्प है आपके सामने, पिटमैन, नॉम चॉम्स्की, राहुल सांकृत्यायन, और इसके साथ चौथा विकल्प है ना, चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है राहुल सांकृत्यायन। मतलब राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन जो है लिपि है या वैज्ञानिक लिपि है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? विकल्प है आपके सामने, व्यक्ति बोली, उपबोली, अर्ध बोली, कोषगत बोली यानी कोष बोली। तो इन चारों बोलियों में से सबसे लघुत्तम जो है इकाई या बोली कौन सी है? तो जो सबसे लघुत्तम जो इकाई है या बोली है वो है व्यक्ति बोली। ठीक है, इन चारों विकल्प में बाकी जो है ध्वनि होती है या उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ये विकल्प उपलब्ध नहीं है तो इसमें जो सबसे लघुत्तम इकाई है वो है व्यक्ति बोली। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, दक्षिणी हिंदी है, या ब्रज अवधि मिश्रित है? तो इसका सही विकल्प है हिंदी उर्दू जो मिश्रित बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। अब ये स्थितियां काफी उलट गई हैं। अब जब कार्यालयी जो लेखन होता था या कार्यालयी भाषा में उर्दू का प्रयोग ज्यादा था तो उस समय जो है हिंदी और उर्दू को मिक्स करके बोला जाता था, तो उस समय उसको कहा जाता था हिंदुस्तानी भाषा। 52वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 52वां प्रश्न आपके सामने है। 52वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर ग्रीम के अनुसार, है ना, ग्रीम के अनुसार ग्रीम के नियम का संबंध है, किससे संबंधित है ग्रीम का नियम? स्वनिम से, बोली विज्ञान से, अर्थ विज्ञान से, या कोश विज्ञान से? तो इसका जो सही उत्तर है कि ग्रीम ने स्वनिम का नियम दिया था। ठीक है, यानी फोनिक जो चीजें अंग्रेजी में बोला जाता है उसका जो नियम दिया है ग्रीम ने दिया है। 53वां प्रश्न है कि शब्द मिठास का संबंध है, शब्द मिठास का संबंध है यानी सब मिठास जो है क्या सर्वनाम है, मिठास क्या क्रिया विशेषण है, मिठास विशेषण है, या मिठास भाववाचक संज्ञा है? तो 53वें का सही उत्तर है कि मिठास भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? तो इसका जो सही विकल्प है अक्टूबर क्रांति में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चूंकि अक्टूबर क्रांति और नहीं हुई थी, अपने अस्तित्व में वो अकेली अक्टूबर क्रांति है। ऐसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 26/11 या 9/11 में कौन सी संज्ञा है तो वो भी एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण विद कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा का एक भेद नहीं है। कामता प्रसाद गुरु निम्न में से
एक जो नीचे दिया गया है विकल्प, उसमें से इन चारों में से एक को संज्ञा का भेद नहीं मानते। विकल्प एक है व्यक्तिवाचक, विकल्प बी है जातिवाचक, विकल्प सी है भाववाचक, विकल्प डी है द्रव्यवाचक। तो उनके अनुसार द्रव्यवाचक वो संज्ञा को नहीं मानते, बल्कि उसके अंतर्गत किसी और में इसे समाहित कर दिया है। प्रश्न नंबर 56 आपके सामने है। 56 कह रहा है कि निम्न में किस एक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है? जातिवाचक का बहुवचन नहीं होता है, भाववाचक का बहुवचन नहीं होता है, समूहवाचक का बहुवचन नहीं होता है, या सभी गलत है। तो 56 का जो सही उत्तर है कि ये सही उत्तर है बी, यानी जो भावनाएं हमारी होती हैं वो व्यक्ति विशेष की होती है, इसलिए जो भाववाचक संज्ञा होती है वो बहुवचन नहीं होती है। प्रश्न नंबर 57 की तरफ, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम का एक प्रकार है ये जो सो, तो वो किससे संबंधित है? क्या प्रश्नवाचक से संबंधित है जो सो, या ये पुरुषवाचक से संबंधित है जो सो, या निजवाचक से संबंधित है जो सो, या संबंधवाचक से संबंधित है? यानी जो सो आता है ये एक तरह से संबंधवाचक से संबंधित सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि आप भला तो जग भला में आप किस प्रकार का सर्वनाम है? आप भला तो जग भला में आप किस प्रकार का सर्वनाम है? विकल्प है पुरुषवाचक, विकल्प 2 है निजवाचक, विकल्प 3 है निश्चयवाचक, विकल्प 4 है संबंधवाचक। तो इसका सही विकल्प है निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, जब अपने स्वयं के काम के लिए ही या अपने को संबोधन करने के लिए आपका प्रयोग होता है तो वहाँ पे निजवाचक होता है। आप भला मतलब मैं जब ठीक रहूंगा तो दुनिया ठीक रहेगी, यानी स्वयं को संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम। 59 है वाक्य, एक वाक्य है, पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका विकल्प है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो इसका जो सही विकल्प है वो है निश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक भी नहीं है, पुरुषवाचक भी नहीं है। यह राम की पुस्तक है इसमें, या वह राम की किताब है, या कह दिया वह राम की गाय है, यह राम की गाय है। तो यहाँ पर यह और वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 कह रहा है कि दुगुना तिगुना चौगुना जो कि विशेषण से संबंध रखता है। दुगुना तिगुना चौगुना एक तरह से क्या है, ये विशेषण का एक रूप है। निम्न में से किस एक के साथ ये संपृक्त है, यानी जुड़ा है? दुगुना तिगुना चौगुना किस विशेषण के अंतर्गत आता है? गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत, आवृत्तिवाचक के, या परिमाण बोधक के? तो इसमें से जो इसका सही उत्तर है ये आवृत्ति मूलक या वाचक है। मतलब गणना नहीं की जाती, गणना में हमेशा 1 2 3 आता है। क्रम मतलब क्रम में जो क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा होता है, और आवृत्ति मूलक में जो है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना चौगुना, ये आवृत्ति को दर्शाती है। परिमाण बोधक में क्या होता है कि नाप तोल की बात होती है। तो इस तरह से दुगुना तिगुना चौगुना में क्या है, आवृत्ति मूलक विशेषण है। प्रश्न नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 61 आपके सामने है, और ये कह रहा है कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, वाक्य में कौन सी क्रिया है? विकल्प है संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। तो इस वाक्य में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 2 कर्म है, एक लड़का और एक जो है वेद, इसलिए यहाँ पे कौन सा है? द्विकर्मक क्रिया है। न तो यहाँ पे संयुक्त है, न यहाँ पे सहायक है, न ही अकर्मक है, बल्कि यह जो पूरा प्रभावित है, यानी इसमें जो डोमेन कर रहा है वो द्विकर्मक जो है डोमेन है, इसलिए यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है इस वाक्य में, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। प्रश्न नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 आपके सामने कि हिंदी में संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? ठीक है, हिंदी में संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो विकल्प है 6, 8, 10, 11। तो इसका सही उत्तर है 11।
हिंदी में संयुक्त क्रिया के जो भेद हैं वो 11 हैं। प्रश्न नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 जो है आपके सामने है। ठीक, प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ वाक्य में कौन सी क्रिया है। एक बार फिर, मैं पढ़ सकता हूँ वाक्य में कौन सी क्रिया है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, द्विकर्मक। तो इसका जो सही विकल्प है वो सही विकल्प है कि इसमें जो है संयुक्त क्रिया है। ठीक है, वहां पे द्विकर्मक क्रिया थी, कर्म प्रधान था। यहाँ पे दो क्रियाएं मौजूद हैं, एक पढ़ना भी क्रिया होता है और एक सकना भी क्रिया होता है। पढ़ना मुख्य क्रिया है, सकना गौण क्रिया है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि संयुक्त क्रिया से प्रभावित यह वाक्य है। यहाँ पे संयुक्त क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 64 की तरफ, लघु कहानी के जो जन्मदाता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। एडगर एलन पो, टी.एस. इलियट, जॉन क्रो रैनसन, एफ.आर. लेविस। इसका सही उत्तर है कि जो छोटी कहानी या लघु कहानी के जन्मदाता हैं, अमेरिका के यूएसए के रहने वाले थे एडगर एलन पो। इन्हीं ने लघु कहानी को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि डायरी के नीरस पृष्ठ, एक बार फिर, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है। इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे। विकल्प एक बार फिर, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे। तो इसका सही विकल्प है इलाचंद्र जोशी का ये है, ये जो कहानी है। और ये क्या कह रहा है, डायरी के नीरस पृष्ठ। प्रश्न नंबर 67 की तरफ। प्रश्न नंबर 67 आपके सम्मुख है। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि निम्न में से एक प्रेमचंदोत्तर कहानीकार नहीं है। विकल्प है आपके सामने, राहुल संकृत्यायन, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्त, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही विकल्प है चतुरसेन शास्त्री जो है छायावादी कवि कहानीकार हैं। बाकी राहुल संकृत्यायन, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्त ये प्रेमचंदोत्तर कहानीकार हैं। 68 कह रहा है कि अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ कहानी आंदोलन का स्वर है। किस कहानी आंदोलन का जो है ये स्वर है, अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ। विकल्प है समानांतर कहानी, अकहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी। तो ये जो मुख्य विशेषताएं दो हैं, अनुभूति, अपने को अपना जो जिया हुआ यथार्थ है वो, और खुद की प्रामाणिकता ही जो है वो नई कहानी की विशेषता है। ठीक है, समानांतर कहानी, अकहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी में नई कहानी की जो विशेषताएं हैं वो अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ पर ये कहानी सबसे ज्यादा जोर देती है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि चल खुसरो घर आपने 2000 में लिखी यह रचना है, इसका विधा पूछा गया है कि क्या है, किस विधा की ये रचना है। तो विकल्प में आपके है कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास। चल खुसरो घर आपने 2000 में ये लिखी गई रचना है। इसकी विधा है कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास। क्या है? तो 69 का जो विकल्प सही है वो ये कहानी है। चल खुसरो घर आपने एक कहानी है। प्रश्न नंबर 70, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि भाग 3 के संपादन या संपादक हैं। रामचंद्र शुक्ल, कुसुम चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका जो सही विकल्प 70 का सही विकल्प है कि चिंतामणि भाग का जो प्रकाशन हुआ है और जिसने संपादन किया है वो नामवर सिंह ने किया है। प्रश्न नंबर 71 की तरफ। प्रश्न नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि हिंदी भाषा किस निबंध संग्रह किस निबंध कार हिंदी भाषा जो है भारतेंदु की है, या बालकृष्ण भट्ट की है, या प्रेमघन की है, या प्रताप नारायण मिश्र की है। तो जो ये निबंध है ये बेसिकली भारतेंदु की है। हिंदी भाषा जो है भारतेंदु ने लिखा है और इसके जो विधा है वो निबंध है। 72 कह रहा है कि भारतेंदु के विषय में किसने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार है। ये स्टेटमेंट भारतेंदु के लिए किसने कहा है? नामवर सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो इसका जो सही विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है कि ये स्टेटमेंट भारतेंदु के लिए जारी करते हैं। ठीक, यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 73 आपके सामने है। वेणुवन एक रचना है वेणुवन, और पूछा गया है कि ये किस प्रकार की रचना है। वेणुवन क्या कविता है, नाटक है, एकांकी है, निबंध है। 71 का जो सही है ये है वेणुवन कविता है। प्रश्न नंबर 73 का जो है डी है, एक जो है वो निबंध है, माफ कीजिएगा कविता नहीं है बल्कि वेणुवन निबंध है। प्रश्न नंबर 74 प्रबंध काव्य के कितने भेद माने गए हैं। प्रश्न नंबर 74 जो है प्रबंध काव्य के कितने भेद है। विकल्प 1 है 3, 4, 2, 1। तो प्रबंध काव्य के जो है विकल्प हैं 2। प्रबंध काव्य जो है महाकाव्य और मुक्तक, यही इसके 2 प्रकार हैं या भेद हैं। प्रश्न नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 आपके सामने है। 75 कह रहा है कि महाकाव्य के दृष्टिकोण से एक गलत है। महाकाव्य के दृष्टिकोण से एक गलत है। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, इसमें पुरुषों का प्रेरणादायक चरित्र होता है, यह सर्ग में बधा होता है, इसमें ऋतुओं, सागर आदि का वर्णन नहीं होता है। तो यही जो है डी है, इसका जो विकल्प है वो सही है। बल्कि महाकाव्य में ऋतुओं, सागर, नदी आदि का वर्णन आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय प्रधान होता है। प्रबंध काव्य, गीत काव्य, नाट्य काव्य, मुक्तक काव्य। एक बार फिर कि निम्न में से कौन सा प्रबंध का विषय प्रधान होता है। तो जो विषय प्रधान होता है वो है प्रबंध काव्य, बाकी तीनों विषयी प्रधान है ना। प्रश्न नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 आपके सामने कि निबंध के कितने रूप और प्रकार हैं। एक बार फिर ध्यान से कि निबंध के कितने रूप और प्रकार हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। विकल्प है आपके सामने कि 4 रूप और 5 प्रकार, 4 रूप 5 प्रकार, 2 रूप 5 प्रकार, 3 रूप 6 प्रकार, 3 रूप 3 प्रकार। इसका सही विकल्प है 2। निबंध के 2 रूप होते हैं और 5 प्रकार होता है। 2 रूप मतलब या तो विषय प्रधान होगा निबंध, या तो विषयी प्रधान, और 5 प्रकार में क्योंकि धारा, प्रवाह, तरंग, ये सब क्या है उसके प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध में सरदार पूर्ण सिंह के निबंध किस शैली में लिखा गया है। विकल्प है धारा में लिखा गया है, प्रवाह में लिखा गया है, विक्षेप में लिखा गया है, या तरंग में लिखा गया है। तो प्रश्न नंबर 78 का जो सही है कि सरदार पूर्ण ने अपना इनकी जो शैली है वो धारा शैली है। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि बसंत वियोग किस प्रकार की कविता है। मुक्तक है, लंबी है, खंड काव्य है, या महाकाव्य है। तो इसका जो सही विकल्प है बसंत वियोग एक लंबी कविता का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 80 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि किस आलोचक ने छायावाद को 2 अर्थों में स्वीकारा है। पहला रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा शैलीगत के रूप में। विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका सही विकल्प है आचार्य शुक्ल ने छायावाद को या तो एक तो रहस्यवाद के रूप में देखा, एक और दूसरा जो है शैलीगत रूप में देखा। ठीक है, 81 आपके सामने है और 81 कह रहा है कि कविता है और कविता की पहचान करने की, कविता किस शीर्षक से ली गई है। तो कविता है होगा फिर से दुर्धर्ष समर जड़ चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिछवि से जीवन हर जीवन भर। निराला का यह काव्य प्रकृति ली गई है सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूजा से, तुलसीदास से, कुकुरमुत्ता से। तो इसका जो सही विकल्प है तुलसीदास से यह कवितांश लिया गया है।
हम आगे बढ़ते हैं और 82 की तरफ चलते हैं। 82 कह रहा है कि बच्चन सिंह के अनुसार निराला की कौन सी रचना सर्वाधिक व्यक्तिपरक है। बच्चन सिंह के अनुसार निराला की कौन सी रचना सर्वाधिक व्यक्तिपरक है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक और तुलसीदास। तो जो सबसे ज्यादा व्यक्तिपरक रचना है वो है सरोज स्मृति। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि चक्रव्यूह कुंवर नारायण की लंबी कविता यह किसका बोधक है। चक्रव्यूह कुंवर नारायण की लंबी कविता है, यह किसका बोधक है। ठीक। तो महाभारत काल की मनोदशा का बोधक है, अभिमन्यु के जीवन का बोधक है, आधुनिक मनुष्य के मनोदशा का बोधक है, या रचनाकार के जीवन का है। तो इसका जो सही उत्तर है आधुनिक मनुष्य के मनोदशा का चित्रण उसमें किया गया है चक्रव्यूह में। है वो पौराणिक, उसका जो कथानक है वो पौराणिक है, लेकिन जो इंडिकेशन है, जो इशारा है वो क्या है, आधुनिक मनुष्य के मनोदशा की तरफ। प्रश्न नंबर 84, तरनी तनुजा तट तमाल यानी तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए कवितांश किसकी है। प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु की, प्रेमघन की, जगन्नाथ दास की। तो इसका जो सही उत्तर है कि भारतेंदु ने इस कविता को लिखा है। प्रश्न नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि केशव को किसने कोर्ट का कवि कहा। विकल्प है नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, मलयज, विजयपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर है विजयपाल सिंह ने इनको कहा है केशव दास को कि ये कोर्ट के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, चाकर को चाकरी ने ऐसे करके कि ये कविता तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है। रामचरितमानस से, कवितावली से, दोहावली से, गीतावली से। तो 86 का जो विकल्प सही है ये जो है कवितावली से लिया गया है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली। आगे बढ़ते हैं। ये भी कवितांश है। झूठों है झूठों सदा, जुग संत कहंत जे अंतु लहा है। किस भक्तिकालीन कवि की यह कविता है। कबीर की, तुलसी की, जायसी की, सूरदास की। इसका जो सही विकल्प है ये भी तुलसीदास की रचना है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 88, कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। किस आलोचक का कथन है। शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नामवर सिंह का। इसका सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के विषय में यह उक्ति कही है। प्रश्न नंबर 89, किस रचना को वियोगी हरि हिंदी का गीत गोविंद कहा है। किस रचना को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, मान मंजरी। सही विकल्प है रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। 90वां प्रश्न है मेरे नैन विरह की बेल भई किसका काव्य है। कबीर का, विद्यापति का, तुलसी का, सूर का। इसका सही विकल्प है मेरे नैन विरह की बेल भई। यह जो है यहाँ पे भाई होना चाहिए, भाई हो गया है, ये सूरदास की रचना है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 की तरफ। 91 आपके सामने है। ठीक है, ये है 91 आपके सामने। प्रश्न है कि द्विजदेव किस काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, कोई नहीं। तो द्विजदेव जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। फिर 92, द्रोण पर किसकी रचना है। चिंतामणि की, भिखारी की, पजनेश की, कुलपति मिश्र की। द्रोण पर जो है रीतकालीन कविता है ये किसकी है। चिंतामणि, भिखारी, पजनेश, कुलपति मिश्र। तो इसका जो सही विकल्प है कुलपति मिश्र की ये जो रचना है द्रोण पर्व। प्रश्न नंबर 93, रिट्ठी नेमि चरियु किसकी रचना है। 93वां प्रश्न कह रहा है कि रिट्ठी नेमि चरियु किसकी रचना है। विकल्प है आपके सामने पुष्पदंत, भवभूति, स्वयंभू, धनपाल। तो इसका जो सही विकल्प है वो स्वयंभू है। 93 का यानी सी सही है।
94 कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत साहित्यकार नरेंद्र कोहली का उपन्यास नहीं है। ध्यान देना, एक उपन्यास नहीं है। तो नरेंद्र कोहली अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले इनका देहावसान हुआ है। तो विकल्प है न भूतो न भविष्यति, महासमर 2 भाग में, अभ्युदय, समर शेष है। तो जो नरेंद्र कोहली का उपन्यास नहीं है वो है समर शेष है। समर शेष है अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, और न भूतो न भविष्यति, महासमर, अभ्युदय ये नरेंद्र कोहली का है। प्रश्न नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत साहित्यकार रमेश उपाध्याय का उपन्यास नहीं है। रमेश उपाध्याय जी का उपन्यास नहीं है। ये भी 10-15 दिन पहले इनका देहावसान हुआ है। तो चक्रबद्ध, दंडद्वीप, पेपरवेट, हरे फूल की खुशबू, तो इसमें से ये चारों ही रमेश उपाध्याय की रचना है, लेकिन पेपरवेट जो है उनका एक ये जो है नाटक है। बाकी चक्रबद्ध, दंडद्वीप, हरे फूल की खुशबू जो है उपन्यास है। तो यहाँ पूछा गया था कि उपन्यास नहीं है, यानी पेपरवेट क्या है, उपन्यास ना होकर के नाटक है। 96 कह रहा है कि कविता के आर पार उस आलोचक की पुस्तक है जिसका हाल ही में निधन हो गया है। कविता के आर पार उस आलोचक की पुस्तक है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किसका है, आप लोग गेस करिए ये किसका हो सकता है। आपके सामने विकल्प है नंद किशोर नवल, नामवर सिंह, गंगा प्रसाद विमल, नरेंद्र मोहन। तो इसका जो सही विकल्प है नंद किशोर नवल का जो है ये रचना है कविता के आर पार। बेसिकली ये आलोचक रहे हैं और खासतौर से नई कविता या समकालीन कविता के। हाल ही में प्रश्न नंबर 97, हाल ही में गंगा प्रसाद विमल का निधन का श्रीलंका में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। ये किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक या जनक रहे हैं? हाल ही में गंगा प्रसाद विमल का श्रीलंका में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। ये किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं? समकालीन कहानी, सचेतन कहानी, और कहानी, बीट कहानी। ये उत्तर इसका जो सही है कि ये कहानी आंदोलन के जनक रहे हैं। प्रश्न नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98 है, चर्चित पत्रिका बनास जन के परामर्श मंडल के सदस्य प्रोफेसर नंद किशोर का हाल ही में निधन हो गया। यह पत्रिका कहाँ से निकलती है? विकल्प है भोपाल, दिल्ली, बनारस, लखनऊ। इसका सही विकल्प है बनास जन जो है दिल्ली से निकलती है। प्रश्न नंबर 99, हाल ही में दिवंगत मंगलेश डबराल, 6 महीना पहले इनका देहावसान हुआ है। एक दिन पहले यानी कल इनका जन्मदिन भी था, 73वां। तो रचना है कि इनकी रचना है, हाल ही में दिवंगत मंगलेश डबराल की रचना है। कौन सी रचना है? पहाड़ पे लालटेन, नाटक जारी है, लिखे में दुख, हवा में हस्ताक्षर। तो इसका सही विकल्प है पहाड़ पर लालटेन। प्रश्न नंबर 100 आपके सामने है, जो कि ये कल पिछले जो वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसी का एक तरह से उत्तर है, मान लीजिए। और ये है कि वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको? हार्वे जे अल्टर को, कार्पिएटर को, लुइस ग्लूक को, आंद्रिया घेज को। तो इसका जो सही उत्तर है 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो लुइस ग्लूक को दिया गया है। और अंत में आपसे विदा लेने से पहले हम एक प्रश्न जो है 101 आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये प्रश्न है आपके सामने, हवा में हस्ताक्षर किस विधा की रचना है? एक बार फिर, हवा में हस्ताक्षर किस विधा की रचना है? तो इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। आगे फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।